हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारी इस समय इतिहास की श्रृंखला चल रही है, तो इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारी सेकंड वीडियो है। सो हम टाइम बर्बाद न करते हुए अपने क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ठीक, महाराष्ट्र में, ये जो अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? चलिए, हम पहले राइट आंसर देख लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी बचे हुए ऑप्शन को भी डिस्कस कर लें। अपना राइट आंसर है वासुदेव बलवंत फड़गे। ठीक, वासुदेव बलवंत फड़गे जी इसके सही उत्तर है। अब ये बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोशी जनजाति जो थी उसको उन लोगों को इकट्ठा किए और संगठित करके एक लड़ाकू बल कह सकते हैं आप, फौज या आर्मी तैयार किए। ठीक है, उन्हें प्रशिक्षित किए 1845 से 83 के बीच ये इन सब कार्य में लिप्त थे। उसके बाद 1883 में ही ये आमरण अनशन पे बैठते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन पे। ठीक है, इन्होंने कृषक जत्था की स्थापना किए थे, कृषक जत्था भी बना दिए थे। कृषक, लिख लीजिए आप, कृषक जत्था की स्थापना की है। ठीक, अब हमारे क्वेश्चन का उत्तर हो गया वासुदेव बलवंत रामोशी कृषक जत्था की स्थापना किए थे 1845 से 83 के बीच। ठीक, 83 में आमरण अनशन पे बैठते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, चलिए बाकी बचे हुए भी ऑप्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन हम ले लेते हैं, पहले ए ले लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे ऑप्शन कर लेंगे। ठीक, ए ऑप्शन में है अपना न्यायमूर्ति रनाडे। न्यायमूर्ति रनाडे जी को हम डिस्कस कर लेते हैं। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। जितने इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं हम बस वही डिस्कस करेंगे। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किए थे। बाद में आईएनएस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, समझ रहे ना, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्थापना हुई थी इसकी 1885 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में देख लेते हैं। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किए थे। इन्हीं को महात्मा गांधी जी ने अपना गुरु बनाया था, आपको पता ही है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट यही है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया 1905 में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ज्योतिबा फूले। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ज्योतिबा फूले जी पे। चलिए इन्हें भी हम लोग डिस्कस करते थे। इनको उपनाम महात्मा फूले से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए आप लोग नोट करिए, हम बोल रहे हैं इन्हें महात्मा फूले के उपनाम से भी जाना जाता है। चलिए जो डेट है वो मैं भी लिख देता हूँ ताकि डेट आपको ज़रूरी है याद रखना। ठीक, 1873 में इन्होंने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे इन्होंने। सत्यशोधक
शोधक समाज की स्थापना किए थे 1873 में। ठीक, ये तो याद ही रखना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में किया था। इसीलिए मैं 2-3 बार बोलता हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किए थे। चलिए, बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था। ठीक, और विधवा विवाह का समर्थन किया था। जैसे जो बच्चों का विवाह करते थे छोटी उम्र में, 14, 15, 8 साल की उम्र में, तो उन सब का ये बहुत विरोध किए थे और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किए थे। ठीक, दलित एवं महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत काम किए थे। जैसे दलित, ST SC जो आते हैं उनके और महिलाओं के विकास में, जैसे बालिका शिक्षा, इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस किए थे। यही सबसे पहले हैं जो महिलाओं के लिए या बालिकाओं के लिए स्कूल खोले थे। इनकी पत्नी सावित्री फूले जी, सावित्री फूले लिख देते हैं, सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले को पहले ये स्वयं पढ़ाते हैं, उसके बाद वही जाके भारत की पहली महिला शिक्षिका बनती हैं। ठीक, समझ रहे ना। और यही पहली स्कूल खोलते हैं महिलाओं के लिए। ये पहली स्कूल खोलते हैं महिलाओं के लिए 1848 में। 1848 में फर्स्ट स्कूल, एक स्कूल खोला इन्होंने जिसमें स्त्रियों को शिक्षा दी गई। उसके बाद लगातार 3 स्कूल खोल दिए थे। उसके बाद ऐसे मतलब चलती गई। ठीक, 1848 में इनकी पहली स्कूल खुली थी। चलिए, इन ब्रीफ में हम इनको थोड़ा सा देखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन्हें महात्मा फूले के उपनाम से जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना इन्होंने किया था 1873 में। इन्होंने दलित एवं महिलाओं के उत्थान के लिए जाना जाता है। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। सावित्रीबाई फूले इनकी पत्नी थी और भारत की प्रथम महिला अध्यापिका भी सावित्रीबाई फूले थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 की जब क्रांति चल रही थी तो उस समय इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? चलिए, इसका उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। उस समय के गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। चलो थोड़ा सा लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लेते हैं। ठीक, इन्हीं के कार्यकाल में सामाजिक सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 जो मैं बोलता हूँ वो आप लोग लिखेंगे। ठीक है, हम नहीं लिखते इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं लिखेंगे। जो मैं बोलता हूँ इसीलिए बोलता हूँ कि आप उसे नोट करें। मैं केवल डेट लिखूंगा। 1856 के एक्ट 15 द्वारा विधवा पुनर्विवाह कानून लागू किया गया था। लिखिए, कानून लागू किया गया था। अब ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक, ईश्वरचंद आप लिख लीजिए, सामाजिक सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 के एक्ट 15 द्वारा विधवा पुनर्विवाह को लागू किया गया था। ठीक, चलिए इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक आध लाइन, क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं बस वही हम लोगों को पढ़ना है। बाकी टाइम बर्बाद करने के लिए बहुत सारे चैनल हैं, आप उस पर जा सकते हैं। 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, चलिए लिख देते हैं, आप लिखेंगे 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। 1858 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद भारत
पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन और इसी एक्ट के तहत भारत सचिव तथा वायसराय का प्रारंभ किया जाता है। ये सब भारत सचिव के बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 1860 में आईपीसी इन्हीं के कार्यकाल में 1860 में आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता इन्हीं कार्यकाल में बना। 1862 में 1 जनवरी 1862 को जिसे लागू किया जाता है। 1 जैन 1862 को आईपीसी भारत में लागू हुई, ठीक। और इन्हीं के कार्यकाल में 1862 में 1862 में एक मिनट 1862 में कलकत्ता बम्बई मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट 3 जगह, कलकत्ता बम्बई मद्रास, ठीक। आप नोट करिए, कलकत्ता बम्बई मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। हाई कोर्ट की स्थापना की गई 1862 में। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर लागू किया था, ठीक। आयकर लॉर्ड कैनिंग के ही कार्यकाल में लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग, याद रखिए इतना चीज़, इनसे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन बी देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी, चलिए कॉर्नवालिस का सबसे पहले कार्यकाल देख लेते हैं हम, कब से कब तक था। 1786 से 1793 तक, 1786 से 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। समझ रहे हैं। अस्थाई बंदोबस्त सबसे फेमस है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, आप लोग नोट करिए। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस का, ठीक। पुलिस सेवा, पुलिस जो राज्य में लगती है, जैसे अभी पुलिस है राज्य पुलिस, जैसे यूपी पुलिस हो गई, बिहार पुलिस हो गई, तो पहले आर्मी होती थी, पुलिस नहीं। पुलिस सेवा, समझ रहे हैं, पुलिस सेवा। सिविल सेवा के संस्थापक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। सिविल सेवा, ठीक। चलिए सिविल सेवा, पुलिस सेवा, अस्थाई बंदोबस्त, 1786 से 1793 तक शासनकाल, सब चीज़ें बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जितना बता रहे उतना तो याद ही रखना है, बाकी और कुछ याद रखिए या ना रखिए, ठीक। 1786 से 1793 तक, ठीक। दास व्यापार पर भी इन्हीं ने रोक लगाया था। दास व्यापार पे जैसे यहाँ इंडिया के जो दास थे वो बहुत कर्तव्यनिष्ठ होते थे, तो इन्हें जैसे ईरान या और जगह पे ले जाते थे, तो ये क्या किया कि दास व्यापार पे रोक लगा दी कि जो भारत में दास है वो भारत का ही रहेगा। और दास प्रथा का अंत करेंगे लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। आगे आएंगे लॉर्ड एलनबरो, तो उनको ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे। वो दास प्रथा का भारत से अंत कर देते हैं, ये दास व्यापार पर रोक लगाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, अभी एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन बचे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ए बी हो चुके हैं, अभी हम अपना सी ऑप्शन ले लेते हैं, बेलेजली को, लॉर्ड बेलेजली को ले लेते हैं। चलिए बेलेजली का सबसे पहले सबका हम कार्यकाल देखेंगे, क्योंकि कार्यकाल से आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, याद रखिएगा। 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड बेलेजली। सबसे पहले बंगाल टाइगर, समझ रहे हैं, बंगाल टाइगर इन्हें कहा जाता था, ठीक। बंगाल टाइगर के उपनाम से जाना जाता था लॉर्ड बेलेजली को। सहायक संघ
सहायक संधि, सेकेंड इनका वो था सहायक संधि 1798 में ही इन्होंने शुरू किया था सहायक संधि। ठीक, 1798 में फर्स्ट राज हुआ था सहायक संधि के तहत बनने वाला हैदराबाद। ठीक, फर्स्ट राज जो था हैदराबाद ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हैदराबाद, ये सब क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए एकदम बिल्कुल लर्न होने चाहिए, ये सब जितना मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैदराबाद फर्स्ट राज ना सहायक संधि के तहत हस्ताक्षर करने वाला। ठीक, फर्स्ट राज बना। चलिए, रेज नहीं हो रहा है। चलिए, सहायक संधि हो गई इनकी 1798 में, फर्स्ट राज हैदराबाद बना। उसके बाद सेकंड चीज हम देख लेते हैं। चतुर्थांग मैसूर युद्ध भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, आप लोग लिख लीजिए, युद्ध बोर्ड छोटा पड़ता है। आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में इन्हीं के कार्यकाल में स्थापित होती है। ठीक, फोर्ट विलियम कॉलेज इन्हीं के कार्यकाल में स्थापित होती है। चलिए, अभी कौन बचा है? लॉर्ड विलियम बेटिंग बचे हुए हैं, इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक, ऑप्शन फोर्थ है हमारे लॉर्ड विलियम बेटिंग। चलिए, ये 1828 से, ठीक, 1828 से 1835 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक, सबसे बड़ा इनका कार्य था सती प्रथा का अंत। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन के सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत हो गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से जुड़े हैं, अभी मैंने बताया आपको, और सती प्रथा से जुड़े हैं राजा राम मोहन राय। इन सब चीज़ों में आप अंतर समझिए। ठीक, सती प्रथा का अंत 1829 में हो जाता है। ठीक, 1828 से 1835 विलियम बेटिंग का कार्यकाल रहता है। उसके बाद ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने ही किया था। ठगी प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत 1830 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में इन्होंने ही किया था। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? चलिए, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत डाउट होता है। ठीक, बंगाल का गवर्नर कब से कब तक था? बंगाल का गवर्नर 1757 से 1773 तक। ठीक, बंगाल के गवर्नर थे 1757 से 1773 तक।
उसके बाद आ जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक। वो कब तक रहते हैं? 1773 से 1773 से 1833 तक, ठीक। चलिए, दो चीज़ें याद रखिए, अभी हम एक बार और रिवाइज करा देंगे सारा, ठीक। 1773 से 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यकाल रहता है, ठीक है। 1773 से लेकर 1833 तक बंगाल का गवर्नर जनरल है। भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर कब से बनते हैं? 1833 से 1858 तक। 1857 के बाद आता है 1858 का एक्ट, तब से भारत का वायसराय पद नाम दे दिया जाता है। भारत का वायसराय लिख लीजिएगा आप, वायसराय, वायसराय 1858 से 1950 तक, 1950 तक, ठीक। चलिए, अब हम एक बार इसका रिवीजन करते हैं चारों का, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। बंगाल का गवर्नर जनरल 1757 से 1773 तक, ठीक। बंगाल का गवर्नर 1757 से 1773 तक। उसके बाद बंगाल का पहले गवर्नर आता है, फिर गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, फिर वायसराय, ठीक। ऐसे आप क्रम में याद रखिए। बंगाल का गवर्नर 1757 से 1773 तक, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833 तक, भारत का गवर्नर 1833 से 1858 तक, भारत का वायसराय 1858 से 1950 तक, ठीक। ये चीज़ें बिल्कुल आप कंठस्थ हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में अगर भारत का वायसराय दे दिया तो आपको पता चल जाना चाहिए कि 1858 के बाद की चीज़ें हैं। अगर दे देता है भारत का गवर्नर तो आपको पता चला 1833 से 1858 के बीच ये कार्यकाल रहा होगा इन सब का, तो उसमें आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अपना यही नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। चलिए, अभी पढ़ देते हैं फिर से। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उस समय कह रहा है ब्रिटिश पीएम कौन थे? चलिए, पामस्टन थे, ऑप्शन बी अपना सही है। पामस्टन उस समय वहाँ के पीएम थे, ठीक है। चलिए, विशेष कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, बस ये जानना है कौन कब पीएम था। इटली से जब भारत स्वतंत्र हुआ था, ठीक। चलिए, इनका कार्यकाल भी बता देते हैं कब से कब तक था। इनका कार्यकाल आप देख लीजिए, 1855 से 1858 तक। अगर पूछ ले 1858 का एक्ट किसके कार्यकाल में आया था, तब भी पामस्टन ही थे, ठीक। उसके बाद अपने थे क्लीमेंट एटली, 1945 से 1951 तक, ठीक। इनकी पार्टी भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, तो लिख लीजिए लेबर पार्टी के थे, लेबर पार्टी। ये सब एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। चर्चिल के बारे में भी देख लीजिए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड के पीएम चर्चिल ही थे, तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो चर्चिल के बारे में इतना याद रखिएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय विंस्टन चर्चिल 1940 से 45 तक थे इनका कार्यकाल, ठीक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यही थे, और इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है। चलिए, इनके बारे में इतना हो गया।
ग्रेट स्टोन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए इनके कार्यकाल भी नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा याद नहीं हो पाएगा मॉर्निंग में। चलिए, इसमें सही जोड़ा मिलाना है। ठीक, एक तरफ कूट दिया हुआ है, दोनों को मिलाना है। ठीक, चलिए, ऑप्शन डी नहीं दिख रहा है ना, चलिए दिखा देते हैं। ये रहा नीचे, ऑप्शन डी भी दिखने लगा। मिलाइए। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, तो आप समझ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए, हड़प नीति कहाँ? ऑप्शन सी। अगर मिलाना चाहे तो आप मिला लीजिए। ए में 3 होगा, हड़प नीति मतलब डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी। बी में 1 होगा, करजन। और सी में आपका 2 होगा, बंगाल में 2। सामाजिक सुधार 4 में डी होगा। ठीक, चलिए अब हम लिख देते हैं। सबका कार्यकाल एक बार लिख देंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा याद करने में। डलहौजी कब आया था? डलहौजी पहले क्या था ये आप बताइए। अभी मैंने बताया था आपको, भारत का गवर्नर जनरल था डलहौजी। चलिए, इसका कार्यकाल कब था? 1848 से 1856। आप पहले यही सोचा करिए, जब 1848 से 1856 हो गया तो ये क्या था? भारत का गवर्नर था, भारत का वायसराय था, भारत का बंगाल गवर्नर था, बंगाल गवर्नर जनरल था। ऐसे आप करेंगे तो 1-2 बार में आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे बंगाल का गवर्नर पहले था 1757 से लेके 1773 तक। ठीक, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1757 से लेके, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है 1773 से 1833 तक। उसके बाद भारत का गवर्नर बनता है 1833 से लेकर 1858 तक। ठीक, ये सब चीज़ें से अपने माइंड में सोचते रहिए करिए। ठीक, चलिए अभी हम सबका कार्यकाल लिख देते हैं। आप ऐसे बैठ के सोचिएगा और याद करिए, कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए वेंगटिंग का देख लीजिए। वेंगटिंग का कार्यकाल होता है आपका 1833 से 1835 तक। इन्हीं के कार्यकाल में 1833 का एक्ट आया था, तब ये भारत के गवर्नर बन गए थे। ठीक, तो इसलिए इनका 1833 से 35 लिखा, जब ये भारत के गवर्नर बन गए थे। बाकी ये भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे हैं। ठीक है, तो वो वाला कार्यकाल मैं नहीं लिखवा रहा हूँ अभी। क्लाइव का देख लीजिए। क्लाइव 2 बार में आता है। फर्स्ट क्लाइव भी रहता है आपका 1757 से 1760 तक, 1757 से 1760 तक। ठीक, सेकेंड बार जब ये आता है, सेकेंड कार्यकाल इसका होता है 1765 से 1767, 1765 से 1767, 1767 लिख लीजिए आप, थोड़ा सा उधर डिस्टेंस कम हो गया है। ठीक, 1700 चलिए, कर्जन का तो सबको पता होगा, 1905 तक थे, 1899 से 1905 तक। बंगाल विभाजन कर्जन के ही टाइम पे हुआ था, तो इसलिए कर्जन का तो सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑप्शन 3 अब देख लीजिए सब कुछ एक बार ध्यान से। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। ये सब 4 क्वेश्चन हैं अपने, इसलिए इन सब पे ज़्यादा फोकस करिए आप। एक क्वेश्चन आपका यहाँ नहीं तैयार हो, यहाँ 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ठीक है, चलिए सम्मिलित नहीं है, देखिए ये ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन ने पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है,
ये सब क्वेश्चन इसमें बहुत ट्रेंड में है, ये सब बहुत आते हैं, इसलिए हम ऐसे टाइप क्वेश्चन ले। नहीं वाला ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड कैनिंग, उच्च निष्क्रियता किसके कार्यकाल में हुई थी? जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में लागू हुई थी। उच्च निष्क्रियता जॉन लॉरेंस और तो सब पता ही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संघ, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत या हड़प नीति। ठीक, और सब सही है, केवल उच्च और चलिए अभी तो बताए थे, चलिए फिर से एक बार लिख देते हैं। अस्थायी बंदोबस्त, ये सब चीज़ें थोड़ा सा लिखते रहेंगे तो आपको याद होती रहेंगी, इसलिए बार बार यूज। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त हुई थी। ठीक, उसके बाद तो वेलेस्ली सहायक संधि पता है, ये व्यक्तिगत का सिद्धांत पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्च निष्क्रियता का सिद्धांत जॉन लॉरेंस से संबंधित है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, जल्दी बताइए। बी, पीछे ही। चलिए ऑप्शन बी इसका सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में ही हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में होगा। ठीक, बक्सर का युद्ध में 3 शक्तियां लड़ी थी, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और एक और थे। चलिए मीर कासिम थे, सिराजुद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय, तीनों की संयुक्त सेना थी इधर से, और उधर से अंग्रेज का केवल एक हेक्टर मुनरो सेनापति था। ठीक, इधर से संयुक्त सेना थी सिराजुद्दौला का, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। ठीक, बक्सर के युद्ध में सहायक संधि अपना यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सहायक संधि कब हुई थी? सहायक संधि हुई थी 1798 ईस्वी में प्रारंभ किया था। सहायक संधि 1798। ठीक, वेलेस्ली ने से स्टार्ट किया था सहायक संधि को। किस कारण क्या था? उसमें भारत में अंग्रेजी सत्ता की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करना चाहता था। मतलब अंग्रेज यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है। फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करना चाहता था, इसलिए उसने सहायक संधि सबको अपने उसमें लेता था। उसके बाद उसकी शक्ति बढ़ने लगती थी, दोनों सेनाओं को कंबाइन कर लेता था। उसके बाद फ्रांसीसियों को भय में रखना चाहता था, इसलिए उसने सहायक संधि की स्थापना 1798 ईस्वी में किया था। ठीक है, चलिए बाकी तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के एक्ट के तहत हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला गया था 1813 के एक्ट के तहत। ठीक, क्वेश्चन कंफर्म है ना आपको? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे हल्के मत लीजिएगा, इन सबको याद कर लीजिएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 के एक्ट के तहत ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के भारत में व्यापार को खोला गया था। ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में व्यापार को खोला जाना 1813 का एक्ट से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए 1 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। चलिए मैं बताता हूँ। चलिए लगता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन कट गया है। चलिए आप लोग मिलाइए, मैं मिला देता हूँ, आप लोग वही देख लीजिए। वास्को डी गामा कहाँ का था आपका? एक मिनट, पुर्तगाल का था। ठीक, कहाँ का खोज किया था? इन्होंने भारत का खोज किया था। ठीक, कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। ठीक,
चलिए सेकंड का देख लेते हैं हम। सेकंड, क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका की खोज किए थे। ये अमेरिका की खोज किए थे, स्पेन के रहने वाले थे। ठीक, चलिए। और ये भारत की खोज किए थे वास्को डी गामा, ये तो देख लो 1498 में। ठीक। कैप्टन क्रूक, कैप्टन क्रूक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक। और तस्मान, अब एक ही बचा है, हाईलैंड के रहने वाले थे। चलिए इनका बता देते हैं। कैप्टन क्रूक कहाँ खोज किए थे? कैप्टन क्रूक ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे। ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन क्रूक ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया देश की खोज किए थे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था, भारत का खोज किया था 1498 ईस्वी में। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का रहने वाला था, वो अमेरिका खोज किया था। ठीक। उसके बाद तस्मान का भी देख लीजिए, तस्मान हाईलैंड का रहने वाला था और न्यूजीलैंड और तस्मानिया का खोज किया था। ठीक है, न्यूजीलैंड लिख लीजिए आप, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में है न्यूजीलैंड, जिससे क्रिकेट खेलते हैं लोग। ठीक, लोग नहीं, देश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? ठीक, चलिए उत्तर कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में किसने मराठों को हराया था? चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी, लिख देते हैं 14 जनवरी, पूरा आप समझ लीजिएगा, जैन का मतलब जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों तथा, लिखिए, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली, लिख लीजिए आप, अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक, मराठे इसमें पराजित हुए थे। ठीक, ठीक, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। अंग्रेज का तो बताइए, प्लासी होता है, बक्सर होता है। 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर होता है। ठीक, अंग्रेज भारत में ये होते हैं। मुगलों का पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है। मुगल पानीपत के फर्स्ट युद्ध में आते हैं 1526 ईस्वी में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। उसी समय दिल्ली सल्तनत खत्म होता है और मुगलों का प्रारंभ होता है। रोहिल्ला युद्ध देख लीजिए, ये रोहिल्ला युद्ध 1772 में, 1774 के बीच होता है। 1774, ठीक, 1772-1774 के अवध के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा रोहिल्लों के खिलाफ एक दंडात्मक धर्मयुद्ध था। ठीक है, अवध के नवाब और रोहिल्लों के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर है, सही कूट को मिलाना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन दिखा देते हैं आप लोगों को चारों, सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। चलिए अब आप लोग कराइए। इसका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए सब सीधे सीधे है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे। बाबर जामा मस्जिद का निर्माण करता है। चलिए हम एक बार सबका कार्यकाल बता देते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात ऑप्शन में ये खास बात है, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, ये इसका बेटा, सब ऊपर चले जाते हैं, पापा 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 चले जाएंगे। ठीक, चलिए बाबर 1526 से 30 ईस्वी, हुमायूं 1530 से 40, हुमायूं 2 बार होता है, 1530 से 40 ईस्वी। ठीक,
1540 ईस्वी, 1530 से 1540 ईस्वी। उसके बाद सेकंड कार्यकाल भी हुमायूं का होता है। शेरशाह सूरी का सल्तनत आता है, तो जब शेरशाह सूरी से इसका युद्ध होता है, चौसा के युद्ध में जब इसे हरा देता है शेरशाह सूरी, तो फिर उसके बाद 1555 से 1556 के बीच फिर एक साल के लिए आता है। उसके बाद 1556 से अकबर का 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर राज्य करता है, 1605 तक। उसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर का 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर आता है। जहांगीर के बाद शाहजहां आता है। शाहजहां की प्रसिद्ध इमारत ताजमहल है। 1627 से 1658 तक, 1658 तक। 1658 के बाद आता है औरंगजेब। 1658 से 1760, 1760 ईस्वी की मुगल कार्यकाल खत्म हो जाता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल शुरू होता है। 1708, 1707 से 8 से उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। ठीक, बहादुर साहब जफर, जिसका नाम मुअज्जम था, वो पहला शासक बनता है। ठीक, चलिए उत्तर मुगल काल एक दूसरे जब ऑप्शन मिलेगा तो उसमें देख लेंगे। चलिए इसका आप नोट कर लीजिएगा। चलिए एक बार ब्रीफ में बता देते हैं। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी, हुमायूं 1530 से 40, सेकंड कार्यकाल 1555 से 1556 ईस्वी। उसके बाद अकबर महान है बोलते हैं 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी। उसके बाद शाहजहां आता है 1627 से 1658 ईस्वी। उसके बाद 1658 से 1707 औरंगजेब रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखो, युद्ध को मिलाना है। ठीक, ये सब 4 क्वेश्चन हैं। आप ये बिल्कुल मत समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, आप पूरा दिखा देते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध पहले दिया है ऑप्शन में, छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को। चलिए थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अभी बोर्ड में आ गया पूरा। चलिए बताइए उत्तर। इसका उत्तर होगा अपना सी ऑप्शन। समझ रहे हैं? चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, अभी बताया आपको 1761 ईस्वी में। ठीक, मराठों और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक, चलिए तराइन का दूसरा युद्ध, ये आपका ए में चला जाएगा। अकबर की मृत्यु 1605 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु सेकंड में चला जाएगा। ठीक, 1707 ईस्वी में। ठीक है ना? चलिए इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम सारे ऑप्शन को डिटेल में करेंगे। ठीक, क्योंकि ये सब बेसिक है, आता ही है इसमें से। चलिए, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? ठीक, चलिए कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? चलिए ऑप्शन सी इसका सही है, धौलावीरा। बाकी सब 2 में थे, केवल यही है धौलावीरा जो 3 भागों में विभक्त था। ठीक, 3 भागों में विभाजित था, बाकी सब 2 ही में थे। चलिए इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या वो ये है। खोज किसने कब हुई थी इसकी? खोज 1990 से 91 के बीच हुई है, 90 से 91 के बीच। ठीक, खोजकर्ता कौन थे? रविंद्र सिंह विष्ट। आप लोग पेन कापी लेके बिल्कुल बैठा करिए, क्योंकि बोर्ड छोटा है, लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए मैं बोलूँगा, आप लोग लिखेंगे। नदी, मानस एवं मानहर। मानस लिखिए, मानसर एवं मानहर।
मानहर नदी के मध्य था। मानसर एवं मानहर नदी के बीच था। जिला कच्छ था। राज्य गुजरात है। जिला कच्छ, राज्य गुजरात। आप लोग देख लीजिए। चलिए इन ब्रीफ में समझते हैं। खोज हुई थी इसकी 1990 से 91 के बीच। रविंद्र सिंह विष्ट खोज किए थे। ठीक, विष्ट है ये, विष्ट खोज किए थे। मानसर एवं मानहर नदी के बीच था। मानसर एवं मानहर नदी के बीच में था। जिला कच्छ था। राज्य गुजरात था। ठीक, चलिए इसे इरेज करते हैं, फिर अगला बताते हैं। इसमें एक दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका बताते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, बाकी तो जब प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल बताएंगे आपको। इसमें बहुत बड़ा स्टेडियम मिला है। चलिए लिख देते हैं। स्टेडियम क्रीड़ागार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। धौलागिरी का नगर 3 भागों में, ये तो बता ही दिया आपको, 3 भागों में था, बाकी सब 2 भागों में थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। लोथल खोज हुई थी 1957 में। खोजकर्ता थे, यही लिख लेते हैं, खोजकर्ता थे एस.आर. राव। नदी थी भोगवा। जिला था अहमदाबाद। राज्य था गुजरात। राज्य था गुजरात। जिला था अहमदाबाद, राज्य था गुजरात, नदी थी भोगवा और खोजकर्ता थे एस.आर. राव। ठीक, चलिए इतना चीज़ वो करिए, फिर थोड़ा सा और बता देते हैं। इन सबसे क्वेश्चन जो आते हैं ये तो बेसिक ही है, इतना तो याद ही रहना चाहिए। राज्य गुजरात, जिला अहमदाबाद, खोजकर्ता एस.आर. राव और 1957 में। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए लोथल से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। चलिए आप लोग लिखिए, हम बोलते हैं, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है, दिक्कत होती है। चलिए सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। ठीक, उसके बाद शतरंज जैसे खेल का भी साक्ष्य मिलता है। जैसे शतरंज हम लोग आज खेलते हैं वैसे खेल का साक्ष्य मिलता है। चावल की खेती का प्रमाण मिला। ठीक, उसके बाद घरों के अंदर चौकोर अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। और जैसे एक आदमी का थड़ था, उसके ऊपर पशुपत या उसका पशु का मूर्त था, उसे पशुपत की मूर्त का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। समझ रहे हैं ना। चलिए पशुपत की मूर्ति की साक्ष्य मिलती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, टाइम बहुत हो गया। कालीबंगा 1953 तथा 1960 के मध्य हुआ था इसकी खोजकर्ता अलमानंद घोष तथा बीबी लाल थे। खोजकर्ता अलमानंद घोष, लिखिए आप लोग, अलमानंद घोष तथा बीबी लाल थे। नदी घंघर थी। जिला गंगानगर, राजस्थान। ठीक, गंगानगर, चलिए मैं भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग लिखेंगे नहीं। गंगानगर था। राज्य था राजस्थान। राज्य राजस्थान था। जिला गंगानगर था। और इसकी खोजकर्ता थे अलमानंद घोष एवं बीबी लाल। ये भी लिख देता हूँ। खोजकर्ता थे बीबी लाल अलमानंद घोष। ठीक, चलिए साक्ष्य बता देते हैं थोड़ा जल्दी कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए लिखिए आप, कालीबंगा से क्या क्या साक्ष्य मिला है। जोते हुए खेतों का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। जोते हुए खेतों का साक्ष्य, लकड़ी के हल, काली चूड़ियाँ, समझ रहे हैं ना, मैं बोल रहा हूँ ताकि आप लोग लिखें। काली चूड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। लकवाग्रस्त रोगी, शल्य चिकित्सा,
बच्चों के 100 का साक्ष्य मिलता है, ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिलता है। 2 आप लिख लीजिए। बच्चों की 100 का साक्ष्य मिलता है, ऊँट की हड्डियों का साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी करना। ठीक। सुरकोटदा, इसका 1972 में इसकी खोज हुई। गजपत जोशी, लिखिए गजपत जोशी। जगपति जोशी, जगपत जोशी जी ने इसकी खोज की थी। गुजरात राज्य में स्थित ही है, ये सब आप जानते ही हैं। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। चलिए लिख दीजिए जगपत जोशी। जगपत जोशी इसके खोजकर्ता थे। 1972 में इसकी खोज हुई थी। गुजरात के कच्छ जिले में है, गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात राज्य है, जिला कच्छ है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो देखें। और बहुत सारी वीडियो आती हैं जैसे मैथ, करंट अफेयर, साइंस, तो उन सब वीडियो को भी देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो बड़ी हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।